दोस्तों नमस्कार। RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज है आपका पशु परिचर परीक्षा की जो 10 मॉडल पेपर सीरीज हमने चलाई थी, इसका टेस्ट नंबर 3 है और लाइन है बेहतरीन कि पढ़ लो चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा यहीं से। बिल्कुल ये साबित होगी मेरे दोस्त, एग्जाम के टाइम पे आप देखेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर कवर करवाए गए हैं, महत्वपूर्ण कंटेंट आपको दिया गया है। एक बार प्ले लिस्ट पर जाकर विजिट जरूर करें। करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए शॉर्ट्स डेली टॉप 5 प्रश्न दिए जाते हैं, वहाँ से सीधे सीधे CET में प्रश्न मिले यहाँ पर भी मिलेंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू। आप सभी साथियों से उम्मीद करता हूँ कि आप सपोर्ट करेंगे क्लास को, और जो है कंटेंट में आपके कहीं भी कमी नहीं है। तो आप कहीं भी मैराथन में या कहीं भी अपना टाइम दे रहे हैं तो अब टाइम देने का समय चलो गया है भाई। अब टाइम ना दें और जल्दी से अपना जो है प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करें। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रश्नों को कवर करें, ना कि उनकी थ्योरी में, व्याख्या में और उसमें टाइम व्यर्थ करें। क्योंकि थ्योरी जितनी पढ़नी थी आपको आपने पढ़ ली है। अब आपके लिए जो है सीधे सीधे एग्जाम से आने वाले एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलने चाहिए। तो बात बने, तो इसके लिए हम तैयार हैं। आप तैयार हैं? चलिए करते हैं शुरू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए क्लास को। आप सभी से निवेदन है, 2 अपने मॉडल पेपर हो चुके हैं, उनको जरूर देखें। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। 10 मॉडल पेपर, इन 10 मॉडल पेपर को देख लेना, आपकी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो करें शुरू। आ जाओ। हूबहू इसी प्रकार का पेपर आने वाला है। उस पेपर के फॉर्मेट पे ही आपको जो है ये दिया जा रहा है, जैसा कि पेपर में आएगा सामने आपको ऐसा ही पेपर दिखने वाला है। क्वेश्चन विकलेट नंबर, ये सारे कुछ प्रश्नों की संख्या, 2.5 घंटे का आपका समय, मैक्सिमम मार्क्स 150। तो इस प्रकार से, ठीक है, ये आपके जो निर्देश दिए रहते हैं पेपर में वो सिस्टम है। तो सिस्टमेटिक तरीके से ही तो पढ़ा जाता है मेरे भाई। चलिए, आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। ये लीजिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ गया है पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है कि राजस्थान और गुजरात में मुख्यतः पाए जाने वाले विलुप्त प्राय किस पक्षी के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है? बताइए। राजस्थान और गुजरात में, यानी कि अपने गुजरात और राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है मेनली। तो बताइए किस पक्षी के जो विलुप्त प्रजाति है उसके लिए संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति की नियुक्त की है? तो वो कौन सा हो जाएगा? बताइए। आंसर अपना कमेंट में जरूर दे। आपको आता है नहीं आता है, लेकिन आंसर ऑप्शन में से जरूर चुनना है। ठीक है, कमेंट में आंसर देते चले और साथ में मैं आपको करवाता चलूँगा। ठीक है, चलिए तो ये है फर्स्ट रिवीजन आपका, ये मान लीजिए। और जो है जो सीधे सीधे एग्जाम में बनते हैं जहाँ से प्रश्न, उन प्रश्नों को ही आपके लिए शामिल किया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। एक भी देखने से मत छोड़ना, पूरे प्रश्नों को देखना है ना, और याद रखना सभी को, क्योंकि एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए तो साथियों, इसका राइट आंसर आपने, मैं उम्मीद करता हूँ आपने दे दिया है। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय पैरालंपिक समिति पीसीआई का नया अध्यक्ष मार्च 2024 में किसे चुना गया? पीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है, मार्च 2024 में चुना गया। किसे चुना गया बताइए? अभिनव बिंद्रा, देवेंद्र झाझड़िया, अवनी लेखरा या फिर दीपा मलिक? किसे चुना गया है? तो देवेंद्र झाझड़िया को जो है पीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है मेरे दोस्त। चलिए तो ये हो गया आपका राइट आंसर, देवेंद्र झाझड़िया। देवेंद्र झाझड़िया को पीसीआई का नया अध्यक्ष चुना गया है। कब चुना गया? तो मार्च 2024 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देश की पहली अंडर वाटर है, ना कि अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ से हुई है? बताइए। कोलकाता, चेन्नई, जयपुर या अहमदाबाद? बताइए कहाँ से हुई है अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता से। कोलकाता से जो है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन 2 से 4 मार्च 2024 को कहाँ किया गया? तो पहली बात तो इससे 2 प्रश्न आपके बनते हैं, 2 करेक्ट होते हैं कि नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन कब किया गया? तो 2 से 4 मार्च 2024 को। कहाँ किया गया ये आपको बताना है। बताइए जल्दी से बताइए मेरे दोस्त, कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था, नेशनल प्रिंटिंग एक्सपो का आयोजन जयपुर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न कि यूरोप यूरोप देश मोंटेनेग्रो को बुड़वा में आयोजित यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में जयपुर की प्राथमिक ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता था? प्राथमिक ग्रेवाल ने कौन सा पदक जीता मेरे दोस्त? बताइए जल्दी से, कौन सा पदक जीता बॉक्सिंग में? यूथ वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में कौन सा पदक जीता? तो ये हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है प्राथमिक ग्रेवाल ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की गई है? बताइए। गणेश टेकरी, नाथद्वारा, दूदू, पुष्कर अजमेर या कोलायत बीकानेर? जल्दी से बताइए, आंसर दीजिए अपना। तो मेरे दोस्त, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा जो है गणेश टेकरी नाथद्वारा में स्थापित की गई है। गणेश टेकरी शिव प्रतिमा नाथद्वारा सबसे ऊंची विश्व की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। राज्य के खान विभाग के करौली के खोड़ा, डेडरोली, ये डे की जगह आपको दे भी देखने को मिल सकता है। डेडरोली, टोडुपुरा,
और लीलोटी ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की है, यह कौन सा अयस्क पाया गया? यहाँ पर जो है अयस्क पाया गया, तो कौन सा अयस्क पाया गया मेरे भाइयों? खेड़ा। ये जो खोड़ा लिखा हुआ है ना, खोड़ा की जगह आपको जो है खेड़ा देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना। खेड़ा, खेड़ा, देद्रोली, टोडुपुरा और लीलोटी। लीलोटी इन ब्लॉकों में जो है कौन सा अयस्क पाया गया? सीसा दस्ता के भंडार पाए या स्वर्ण भंडार मिला, तांबा भंडार या लौह अयस्क के भंडार? बताइए। तो यहाँ पर मिला है मेरे दोस्त, लौह अयस्क के भंडार मिले हैं और उनकी नीलामी की शुरुआत कर दी गई है साहब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8वां प्रश्न है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन JJM, जल जीवन मिशन, जे से जल, जे से जीवन, एम से मिशन, जल जीवन मिशन के तहत पहली बार राजस्थान के जिलों की परफॉर्मेंस के आधार पर शीर्ष स्थान किसका रहा? शीर्ष स्थान किसका रहा परफॉर्मेंस के आधार पर? बताइए। तो ये रहा है आपके डिडवाना कुचामन का, कुचामन डिडवाना का, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे इसके कि जल जीवन मिशन यानी कि जल में कूदा, जल में कूदी, कूदी जल में कूदा, जल में कूदा, डिडवाना, कू से कुचामन, डी से डिडवाना और जल जीवन मिशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9वां प्रश्न कि राजस्थान ने किसान आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? किसान आयोग का अध्यक्ष कौन है? बताओ, किसान आयोग का अध्यक्ष राजस्थान में कौन है? तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? क्या हो जाएंगे बताइए? ओम प्रकाश बधाना तो नहीं दिया है, या प्रहलाद टोंक या राजेंद्र नायक या CR चौधरी? बताइए। तो मेरे भाई किसान आयोग के अध्यक्ष हो जाएंगे CR चौधरी जी, CR चौधरी जी को नियुक्त किया गया है। 10वां प्रश्न आपका केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत के तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट में राजस्थान के तेंदुओं की संख्या कितनी बताई गई है? राजस्थान के तेंदुओं की संख्या कितनी बताई गई है? जल्दी से बताइए। तो राजस्थान के तेंदुओं की संख्या हो गई मेरे दोस्त 721, 721 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है आपका एबल पुरस्कार 2024 किसने जीता? जिसे कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, वैसे इसको एबल पुरस्कार कहते हैं। और ये 2024 वाला किसने जीता ये आपको बताना है। पुलिकेल अजयन, एंटोन जिलिंगर, जॉन क्लफर या मिशेल टाइलग्रांड? बताइए। तो मेरे भाई मिशेल टाइलग्रांड ने जो है ये एबल पुरस्कार 2024 जीता है, जिसे कभी कभी गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां आपका कि हाल ही में मार्च 2024 में चर्चा में रहा स्टारगेट क्या है? मार्च 2024 में स्टारगेट चर्चा में रहा, ये क्या है? तो ये क्या है मेरे दोस्त? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, या फिर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, या फिर आपके ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर, या फिर मंगल ग्रह पर खोजा गया ज्वालामुखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है स्टारगेट हाल ही में चर्चा में रहा है मार्च 2024 में, ठीक है। इधर आपके ऑप्शन में बताऊँ तो इधर होगा ये ऑप्शन C था, मंगल ग्रह पर खोजा गया ज्वालामुखी, जो कि नहीं था। सुपर कंप्यूटर राइट हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 13वां नंबर का प्रश्न है कि 20 अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना पोखरण में स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में किस नाम से एक मेगा युद्धाभ्यास का आयोजन करने जा रही है? मेगा युद्धाभ्यास का आयोजन करने जा रही है पोखरण में स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में 20 अप्रैल 2024 में भारतीय वायुसेना। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गगन शक्ति 2024, ये रहेगा युद्धाभ्यास का, मेगा युद्धाभ्यास का नाम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में मार्च 2024 में एवरेडी इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड EIIAL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए जल्दी से, किसे नियुक्त किया गया है? सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी, चिराग शेट्टी, रोहित शर्मा या नीरज चोपड़ा? बताइए। तो मेरे भाई हाल ही में जो है EIIAL के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं आपके, कौन हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा जी, नीरज चोपड़ा, ठीक है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 30 मार्च 2024 को जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, वो कौन थी? बताइए। तो वो थे आपके चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव जी, ऑप्शन C राइट हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव जी को जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया 30 मार्च 2024 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां कि राजस्थान साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये नहीं का बड़ा ध्यान रखिएगा, ये नहीं जो है बड़ा कंफ्यूज करता है, इस पर अगर ध्यान नहीं दिया तो प्रश्न आते हुए गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है राजस्थान साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या है आपका? राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक केसर विलास है, केसर विलास है। राजस्थानी भाषा का प्रथम नाटक क्या है? केसर विलास है, ये तो बिल्कुल सही है। आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति बादली है, आधुनिक राजस्थानी की प्रथम काव्य कृति भी बादली है, ये भी बिल्कुल राइट है, सत्य है। ए और बी दोनों, ये तो दोनों सत्य हैं। और चौथा ऑप्शन जो है आपका डी, राजस्थान भाषा का पहला उपन्यास विश्रांत प्रवास है, ये गलत हो जाएगा, विश्रांत प्रवास नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि शास्त्र का लेखन किसके द्वारा किया गया? हिंदी में सर्वप्रथम भारतीय लिपि शास्त्र का लेखन किसके द्वारा किया गया था? बताइए।
तो ये किया गया था पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी स्थित है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ पर स्थित है बताइए? तो राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ पर है? बीकानेर में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बीकानेर में स्थित है राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। नेक्स्ट आपका 19वां प्रश्न, स्वर मंगला पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता था बताइए? स्वर मंगला जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसके द्वारा होता था? तो यह होता था आपके राजस्थान संस्कृत अकादमी। से संस्कृत से स्वर मिला लेना, से संस्कृत से स्वर मिला लेना, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां की प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन है बताइए? बताइए जल्दी से। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? माणिकलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, या फिर हरिभाऊ उपाध्याय, या हीरालाल शास्त्री? बताइए क्या दिया है आंसर आपने? चलिए देखते हैं कमेंट। अच्छा आपने दिया है, ठीक है, डी वाले सही हो जाएंगे, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जो है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के लेखक है साहब। चलिए, राजस्थान भाषा का शब्दकोश तैयार किया था, यानी राजस्थान भाषा का जो शब्दकोश था वो तैयार किसके द्वारा किया गया था बताइए? तो राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जो है आपके सीताराम लालस के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? सीताराम लालस के द्वारा राजस्थान भाषा का शब्दकोश तैयार किया गया था। नेक्स्ट आपका, किस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहते हैं? राजस्थान का गजेटियर कहते हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा बिल्कुल। किस ग्रंथ को कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर? राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है पद्मावत, एकलिंग महात्म्य, मानत ख्यात, या फिर मारवाड़ा परगनारी विगत। इसे कहा जाता है राजस्थान का गजेटियर ग्रंथ, बताइए? तो राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है मारवाड़ा परगनारी विगत को। मारवाड़ा परगनारी विगत को जो है राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 है 23 आपके स्क्रीन पर। ब्रजभाषा में पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप कहा जाता है। ब्रजभाषा और पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप किसे कहा जाता है? डिंगल साहित्य को, चारण साहित्य, या पिंगल, या जैन साहित्य को? तो ब्रजभाषा और पूर्वी साहित्य, पूर्वी राजस्थान का साहित्य, यानी कि ब्रजभाषा आपके पूर्वी राजस्थान, भरतपुर धौलपुर इधर है ना, ब्रजभाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर जो है आपके जो है राजस्थान का साहित्य, पूर्वी राजस्थान का साहित्य किसे कहा जाएगा? पिंगल साहित्य को, पिंगल साहित्य को कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई पृथ्वीराज राठौर थे। वे किस नाम से साहित्य की रचना करते थे बताइए? किस नाम से साहित्य की रचना करते थे? तो वो करते थे आपके पीथल, पीथल के नाम से वो साहित्य की रचना करते थे। पृथ्वीराज राठौर जो कि बीकानेर के शासक राय सिंह के छोटे भाई थे, अकबर के 9 रत्नों में एक थे, ठीक है। चलिए, कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है बताइए? कौन सी रचना सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न नंबर 25 है आपकी स्क्रीन पर कि बताना आपको सुमेलित कौन सी रचना नहीं है। तो मेरे दोस्त, ग्रंथराज, गार्डन गोपीनाथ, ये तो सही है, सुमेलित है। निशानी, स्वामी हरिदास, ये भी सुमेलित है। माला के मणाके, माला के मणाके मान के तारा प्रकाश जोशी सही है, लेकिन सूरज कब निकलेगा ये आपका गलत हो जाएगा, और ये सुमेलित नहीं है, ये दया कृष्ण विजय गलत दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जग्गा खिड़िया, उदयन सूरी, या बिट्टू सूजा जी, या फिर आसिया बांकीदास जी? बताइए, डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आसिया बांकीदास जी ने जो है डिंगल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। राजस्थानी उपन्यास, नाटक और कहानी के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? उपन्यास, नाटक और कहानी, राजस्थानी कहानी के, राजस्थानी नाटक के, राजस्थानी उपन्यास के प्रथम लेखक किसे माना जाता है बताइए? तो ये माना जाता है आपके शिवचंद्र भरतिया को। शिवचंद्र भरतिया को जो है राजस्थानी उपन्यास, नाटक और कहानी के प्रथम लेखक माना गया। नेक्स्ट आपका 28वां प्रश्न कि राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरतेश्वर बाहुबली घोर किसके द्वारा और कब रचित की गई बताइए? तो भरतेश्वर बाहुबली घोर जो है ब्रजसेन सूरी के द्वारा 1168 ईस्वी के लगभग रचना इसकी की गई थी। तो भरतेश्वर से भर से भरतेश्वर, और भर से ब्रजसेन, ब्रजसेन बर भर, ठीक है, ब्रजसेन सूरी, भरतेश्वर बाहुबली घोर 1168 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां कि राजस्थान साहित्य के ग्रंथ के संबंध में निम्न कथन पढ़िए। तो कथन पढ़ लेते हैं। यह संस्कृत भाषा में है। इसमें रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किया गया है। इसके लेखक जैन मुनि नैनचंद्र सूरी है। तो उक्त ग्रंथ कौन सा है? उक्त ग्रंथ कौन सा है बताना है। तो उक्त ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? इन कथनों से रिलेटेड करता हो जो, तो वो हो जाएगा आपका ये जो हमीर महाकाव्य है, हमीर महाकाव्य, इसमें आपकी संस्कृत भाषा है। रणथंभौर चौहान शासकों का वर्णन भी है। लेखक जो है जैन मुनि नैनचंद्र सूरी जी है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो जैन मुनि नैनचंद्र सूरी जी हो जाएंगे, ठीक है। रणथंभौर के शासकों का वर्णन मिलता है संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 30 है आपकी स्क्रीन पर कि राजस्थानी इतिहास साहित्य के पुरोधा पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म किस सदी में और किस रियासत में हुआ था? किस सदी में और किस रियासत में हुआ था बताइए? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म
तो ओझा का जन्म हुआ था मेरे भाई 19वीं सदी और कौन सा आगे बताइए, 19वीं सदी और सिरोही रियासत में जन्म होता है इनका। 19वीं सदी सिरोही रियासत में गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म होता है। नेक्स्ट है आपका 31वां प्रश्न कि पद्मश्री कोमल कोठारी का संबंध किस संस्थान से? कोमल कोठारी जिन्हें पद्मश्री मिला किस संस्थान से ये संबंध रखते हैं बताइए। तो इनमें से कौन सी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपके रूपायन संस्थान जोधपुर की, रूपायन संस्थान जोधपुर की से जो है कोमल कोठारी जी संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है 32 प्रश्न की राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो है जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी कहाँ स्थित है? भरतपुर, जयपुर। तो ब्रज भाषा अकादमी तो आपके कहाँ पर है? अब यहाँ से तो मेरे दोस्त राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जो है, पहली बात तो आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से ये पढ़ लेना, इसको याद रख लेना कि ब्रज भाषा भरतपुर में बोली जाती है, लेकिन इसको देख के भरतपुर मत कर देना, गलत हो जाएगा। जो अकादमी है ब्रज भाषा की वो जयपुर में है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जयपुर याद रखना, ब्रज भाषा अकादमी कहाँ पर है? जयपुर में, जबकि बोली भरतपुर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने। हाँ, प्रश्न नंबर 34, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई बताइए। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी आपके देवीलाल सामर के द्वारा। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सामर के द्वारा की गई। नेक्स्ट है ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में है? ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जिले में है? तो इंस्टीट्यूट आपके जो है ये रिसर्च ओरिएंटल जोधपुर में की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? राजस्थान साहित्य अकादमी, असंगत बताना ना। हाँ, तो राजस्थान साहित्य अकादमी 28 जनवरी 1958 बिल्कुल राइट है, ये तो असंगत नहीं है, संगत है। राजस्थान संस्कृत अकादमी 25 अगस्त 1980 संगत है। राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी 19 जनवरी 1982, तो ये जो है असंगत दे रखा था, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में है, ध्यान रखना। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 15 जुलाई 1969 राइट है। ठीक है, किस कवि को मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने कवि राजा व महामहोपाध्याय की उपाधि प्रदान की थी? कवि राजा और महामहोपाध्याय, कवि राजा महामहोपाध्याय श्यामल दास। कौन? श्यामल दास। महोपाध्याय श्याम, ये देहा से श्याम लाना, देहा से क्या मिलाना? श्याम लाना, देहा से श्याम, देहा सा। ठीक है, राजस्थान भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? राजस्थान भाषा का स्वर्ण युग जो है किस काल को कहा जाता है? तो स्वर्ण युग था राजस्थान भाषा का, वो था आपके 1650 से 1850 ईस्वी वाला समय। ठीक है, 39वां प्रश्न है कि कौन सा युग असंगत है? इधर संस्थान है और इधर आपने स्थान दे रखे। तो राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में है, बिल्कुल ये तो राइट हो जाएगा, संगत है। राजस्थान उर्दू अकादमी भरतपुर में नहीं है, ये आपका जो है असंगत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बाकी आपके राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में है। चलिए 40वां प्रश्न, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का कार्य क्षेत्र है। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का कार्य क्षेत्र कौन सा है? उदयपुर का कार्य क्षेत्र कौन सा है बताइए, जल्दी बताइए मेरे दोस्त। तो कार्य क्षेत्र पूछा गया है, तो गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान, ये तो चारों ही जो है आपके पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के उदयपुर का कार्य क्षेत्र आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट आपका मीरा पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? मीरा पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? तो मीरा पुरस्कार दिया जाता है मेरे दोस्त राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा मीरा पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित बताइए कौन है जो नहीं जाने जाते? तो मेरे भाई जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जाने जाते हैं, हीरालाल माहेश्वरी जाने जाते हैं, मोतीलाल चमेनरी जाने जाते हैं, लेकिन ये जो है आपके नॉम चॉम्स्की, इनको जो है राजस्थानी भाषा से संबंधित अपन नहीं कर सकते। चलिए, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? प्रतापगढ़ की तरफ पता होना चाहिए कौन सी बोली जाती है। तो मेरे भाई प्रतापगढ़ की तरफ आपके जो है कठेर मेवाती बोली जाती है। कौन सी बोली? कठेर मेवाती। प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेव, तो क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी और बलदेवगढ़ में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? कठेर मेवाती। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करो मेरे दोस्त कि आज प्रताप आज प्रताप को आज प्रताप को बल से थाने में कठोर दंड दिया। आज प्रताप को क्या किया? बल से थाने में दंड दिया। आज आज प्रताप को थाने में बल से कठोर दंड दिया, कठेर मेवाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44वां कि
निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है? मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप बताना है आपको। अपभ्रंश, डिंगल, हिंदी या मेवाड़ी, बताइए। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप बताइए। तो मारवाड़ी बोली का डिंगल, डिंगल फॉर मारवाड़ी, डिंगल भाषा मारवाड़ी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। अपना 45वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत जाना क्लास को बीच में, सारे प्रश्नों को देख लेना क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है सीधा सीधा अपन प्रश्नों के आंसर ही देखने वाले हैं क्योंकि यही बनने वाले हैं, तो ज़्यादा अपन को थ्योरी में नहीं घुसना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है तो आपको बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपके मेवाड़ी चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। लुणाड़ी जयपुर, मेवाती अलवर, ये तो बिल्कुल सही है, सुमेलित है ना। मालवी, मालवी बांसवाड़ा, ये असम्मिलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुबल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? कुबल्यमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? बताइए, जल्दी बताइए मेरे दोस्त। 8, 18, 6, 28, बताइए कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो 18 भाषाओं का जो है कुबल्यमाला में आपके उल्लेख मिलता है मेरे दोस्त। नरपति नाले द्वारा रचित बीसलदेव रासो राजस्थान की किस बोली की प्रमुख रचना है? बीसलदेव रासो किसने रची? नरपति नाले ने, नरपति नाले ने। राजस्थान की किस बोली की प्रमुख रचना है? किस बोली की प्रमुख रचना है बताइए। तो यह हो जाएगी आपकी गोड़वाड़ी, गोड़वाड़ी बोली की प्रमुख रचना हो जाएगी नरपति नाले द्वारा बीसलदेव रासो जो रचित करे थे। नेक्स्ट है आपका पश्चिम राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है? पश्चिम राजस्थान की प्रधान बोली बताइए, सभी को पता होना चाहिए। इसका प्रश्न का आंसर सभी को देना है क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके लिए सिंपल है, सिंपल ही नहीं बहुत सिंपल है। इसको तो मेरे भाई जो इसने जीके का कै भी नहीं पढ़ा होगा ना, जीके का जी भी, तो वो भी इसका राइट आंसर दे देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसका आंसर दे। क्या है? हाँ, बता दिया ना, ठीक है। मारवाड़ी, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली हो जाएगी सब। चलिए, रागड़ी बोली मिश्रण है, रागड़ी बोली किसका मिश्रण है? तो रागड़ी बोली मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? किसने करी बताइए। तो ये की थी आपके चतुर सिंह ने। किसने करी? चतुर सिंह ने करी साहब, चतुर सिंह ने। अब बताना है आपको असंगत, असंगत बताना है। ज्योग्राफी का सवाल है, सीधा सीधा आपके भौतिक प्रदेशों को लेकर। तो बताइए असंगत बताना आपको, संगत नहीं बताना, पहली बात तो ठीक है। कॉपेन का वर्गीकरण AW, BSHW, BWHW और CWG, बताइए। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। थार्नवेट का वर्गीकरण CAW, DAW, DBW, EAD, ये भी करेक्ट है। और टीवार्थ का वर्गीकरण, टीवार्थ का वर्गीकरण वर्गीकरण AW, BSH, BWHW, CAW, ठीक है। तो इसमें क्या बताना था अपन को? असंगत बताना है ना। तो ये तो सही है, इसमें तो कोई असंगत है नहीं, ये तो संगत है दोनों। कॉपेन के AW, BSHW, BWHW, CWG, यानी कि BWHW का क्या मतलब है? BWHW का मतलब है मेरे दोस्त की उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु। बात करें इसकी प्रतिनिधि जिले की तो बीकानेर जिला प्रतिनिधित्व करता है इसका। फिर बात करें अपन BSHW की तो BSHW कॉपेन के वर्गीकरण में आता है, जिसे कहते हैं हम क्या? उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क। फिर आप बात करते हैं AW की तो AW आपके बांसवाड़ा की तरफ आ जाता है ना, जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु क्षेत्र कहते हैं। फिर आपका CWG भी कॉपेन के वर्गीकरण में आता है, बिल्कुल सही है, उपाद्र जलवायु प्रदेश। प्रतिनिधि जिले की बात करें CWG की तो टोंक हो जाएगा। तो ये तो संगत है, ये प्रश्न में असंगत पूछा है। और थार्नवेट का वर्गीकरण, थार्नवेट का वर्गीकरण जो है ये भी संगत है। बात करें टी वार्ता की तो टी वार्ता में जरूर एक मिस्टेक है, टी वार्ता में असंगत आप देख सकते हैं। टी वार्ता में क्या हो जाएगा संगत कि टी वार्ता के वर्गीकरण में जो है आपके AW है, बिल्कुल संगत है। BSH ये भी संगत है। बात करें CAW की तो ये भी संगत है। और यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, BWH दे रखा है, तो यहाँ टी वार्ता के अनुसार क्या है? BWSH ये आएगा। तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा? असंगत जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाकी दोनों तो संगत है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 दिया नहीं ऑप्शन में, तो कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुई है। तो इसका जो असंगत हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से आपको राइट आंसर देना है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र किस जलवायु श्रेणी में आएगा? राजस्थान का जो उत्तरी क्षेत्र है वो किस जलवायु श्रेणी में आएगा, जल्दी से बताइए। तो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र जलवायु श्रेणी में आएगा कॉपेन के में, बिल्कुल BWHW में आएगा। थॉर्नवेट के DW में आएगा, DBW में। और टी वार्ता के BWH में आएगा। तो इसका जो क्या हो जाएगा आपका 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। तो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र किस में आता है? आपके कॉपेन के BWHW, थॉर्नवेट के DBW, टी वार्ता के BWH, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले
कोपेन के किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले कोपेन के किस जलवायु क्षेत्र में आते हैं? डूंगरपुर बांसवाड़ा। बात करें कोपेन की तो कोपेन के जो है AW जो क्षेत्र है ना, इसमें आते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा कोपेन के अनुसार। राजस्थान में जयपुर दौसा व अजमेर किस जलवायु प्रदेश में है? तो राजस्थान में जयपुर दौसा अजमेर, राजस्थान में जयपुर दौसा अजमेर, ये जो है आपके उपाद्र जलवायु प्रदेश में आते हैं। पूर्वी राजस्थान उपाद्र जलवायु प्रदेश। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग आप सभी को पता है हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती में आप कह सकते हैं कोटा संभाग। ठीक है। नेक्स्ट आपका 56 प्रश्न की राजस्थान का वर्खोयास कहलाता है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। राजस्थान का वर्खोयास, राजस्थान का वर्खोयास कहलाता है माउंट आबू सिरोही। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा हो जाएगा? 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में होने वाली मावट का उद्गम होता है। मावट का उद्गम कहाँ से होता है बताइए? राजस्थान जो मावट वर्षा होती है, मावट होती है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से वो शुरू होती है? तो भूमध्य सागर से इसका उद्गम होता है मावट का। निम्न में से कौन सा एक राजस्थान में थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का भाग नहीं है? थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है? तो AW जो है, AW नहीं है, ये किसका है? कोपेन का है, कोपेन का है। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियाँ किस जिले में चलती है? राजस्थान सर्वाधिक आंधियाँ आप सभी जानते हैं गंगानगर में चलती है, गंगानगर में चलती है, उत्तरी राजस्थान। राजस्थान के कितने जिलों में राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त होती है? कम वर्षा प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा जो है राजस्थान के 15 जिले ऐसे हैं जिनमें राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा 57.51 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। नेक्स्ट आपका राजस्थान के किस हिस्से में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के किस हिस्से में पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। जिप्सीफेरस मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो जिप्सीफेरस मृदा जो है आपके बीकानेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बीकानेर में पाई जाती है मेरे दोस्त। बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 2016 में बंजर भूमि चारागाह विकास बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असंगत आपको छाटना है। असंगत क्या है? ठीक है। तो पर्वतीय मृदा आपके अजमेर टोंक राइट हो जाएगा। पीली भूरी टोंक भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ ये भी सही है, संगत है। नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा सीकर नागौर झुंझुनू शेखावाटी वाला एरिया बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन 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 रेवेनलीना नागौर में ये असंगत हो जाएगा। ठीक है, गलत दे रखा है। नेक्स्ट है लिथोसॉल्स कहाँ पाया जाता है? लिथोसॉल्स कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? लिथोसॉल्स, तो लिथोसॉल्स पाया जाता है पर्वतीय मृदा में। पर्वतीय मृदा में लिथोसॉल्स पाया जाता है आपके। नेक्स्ट आपका 66वां प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, और क्लास को शेयर जरूर करें। मिट्टी की क्षारीयता के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्षारीयता के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? क्षारीयता का के उपचार के लिए मिट्टी में जब क्षारीयता की जो बढ़ जाती है तो उसके उपचार के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या उपयोग में किया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका, एक तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है, दूसरा आपका रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है, चूने का नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्षारीयता बढ़ जाए मिट्टी में तो जो है आप जिप्सम और रॉक फॉस्फेट से उसको नॉर्मल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्न में से किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है? ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक होती है, कौन सी मृदा होती है उसमें पाई जाती है? तो ह्यूमस की मात्रा आप सभी को पता है, जलोढ़ जो मिट्टी होती है ना, इसमें सर्वाधिक ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। जबकि ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी मेरे दोस्त 2015 में शुरू की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न आने वाला है अब 69। कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है बताइए? कृषि विभाग ने जो राजस्थान की मिट्टियों को वर्गीकृत किया है वो 14 भागों में किया है, 1/4 भाग में वर्गीकृत किया है। फिर से आपको असंगत छाटना है, तो असंगत छाटने के लिए आप क्या कि साइरोजम गंगानगर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा संगत है चूरू झुंझुनू से। लाल लोमी मृदा डूंगरपुर बांसवाड़ा से बिल्कुल संगत है। लेकिन नवीन भूरी मृदा अलवर जयपुर ये असंगत है। ठीक है। नेक्स्ट है लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, या फिर कहाँ नहीं, ऑप्शन अच्छा ये है ना, ये है लेटेराइट मृदा किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है? ठीक है, तो लेटेराइट मृदा किसे कहा जाता है? लेटेराइट मृदा जो है, लेटेराइट मृदा किसे कहते हैं? लेसे लेटेराइट, लेसे लाल लोमी, लाल लोमी मृदा को जो है लेटेराइट मृदा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अम्लीय मृदा के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अम्लीय मृदा के उपचार के लिए, अम्लीय मृदा के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है बताइए?
तो हमने देखा अभी जो पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें हमने जो है क्षारीय मृदा क्षारीयता बढ़ जाती है मृदा में, तो उपचार के लिए क्या यूज़ किया था, याद करो मेरे दोस्त कि हमने जिप्सम का यूज़ किया था, रॉक फॉस्फेट का यूज़ किया था। ठीक है, तो ये तो क्षारीयता को कम करेगा। उसमें एक ऑप्शन दे रखा था क्या, चूने का, तो ये चूना जो है अम्लीयता को के उपचार के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाकी हरी खाद, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम ये क्षारीयता के लिए काम आएंगे। मिट्टी का क्षय रोग, मिट्टी का क्षय रोग कहा जाता है, किसे कहते हैं मिट्टी का क्षय रोग? तो जब मृदा अपरदन होने लगती है तो तब उसे कहा जाता है कि मिट्टी में क्षय रोग हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 74 में प्रश्न कि मानसून के प्रत्यावर्तन का काल है। तो मानसून के प्रत्यावर्तन का काल कौन सा है? मानसून के प्रत्यावर्तन का काल है मेरे दोस्त अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक, यानी कि अभी जो है प्रत्यावर्तन काल अपना चल रहा है। अभी मानसून का आप सभी जानते हैं एकदम से परिवर्तन हो चुका है, सर्दी आ चुकी है ना, तो ये दिसंबर तक यानी कि अपनी एग्जाम तक ये चलेगा, है ना। राजस्थान का चेहरा पूंजी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राजस्थान का चेहरा पूंजी, राजस्थान का चेहरा पूंजी कहा जाता है। चेहरा पूंजी झाला को, झालावाड़ को जो है राजस्थान का चेहरा पूंजी कहा जाता है। ठीक है,